दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम फूलवंती है, जो एक मराठी मूवी है। इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इस मूवी का विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक सूबेदार को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे राज्य के सूबेदार के यहाँ कर रहा था। और जब दोनों आपस में लेन देन की बात करने लगते हैं तो सूबेदार का समधी बोलता है कि मुझे शादी में दहेज नहीं चाहिए, बल्कि शादी में फूलवंती को बुलवाकर उससे डांस करवा दें। सूबेदार कहता है कि फूलवंती बड़े बड़े राजा महाराजा के बुलाने पर नहीं आती है, तो वह मुझ जैसे सूबेदार को बुलाने से कैसे आएगी। लेकिन उनका समधी कहता है कि आपने जवान दी है, इसलिए फूलवंती का डांस तो होना चाहिए। दरअसल फूलवंती बहुत ही नृत्यांगना है। उसका नृत्य देखने के लिए राजा महाराजा उसकी प्रतीक्षा करते हैं। आगे हम फूलवंती को देखते हैं जो मुगल दरबार में औरंगजेब के सामने नृत्य कर रही होती है। उसका नृत्य देखकर औरंगजेब भी बहुत खुश होता है और वह फूलवंती से कहता है कि तुम हमारे महल में रहकर नृत्य करो। लेकिन फूलवंती का कहना था कि वह एक कलाकार है और वह किसी के बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहती। वह अपनी कला को हर जगह फैलाना चाहती है। यह सुनकर औरंगजेब भी बहुत खुश होता है और वह कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए मुगल सल्तनत का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। एक दिन जब फूलवंती जलाशय में नहा रही होती है, तभी उसे मिलने के लिए वही सूबेदार आता है और अपनी बेटी की शादी में चलकर नृत्य करने के लिए कहता है। लेकिन फूलवंती वहां जाने से मना कर देती है। लेकिन जब वह सुनती है कि सूबेदार पुणे से आया है तो फूलवंती सूबेदार के साथ जाने के लिए मान जाती है। दरअसल फूलवंती मस्तानी की बहुत ही बड़ी फैन होती है। वह मस्तानी के उस महल में जाना चाहती थी जहां पर मस्तानी नृत्य किया करती थी। यह सुनकर सूबेदार बहुत खुश होता है और इसके बाद फूलवंती पुणे चली जाती है। जब फूलवंती पालकी में बैठकर आ रही थी तो उसे देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग जाता है। क्योंकि फूलवंती पूरे हिंदुस्तान में फेमस थी, तभी उसके पालकी को रोक दिया जाता है, क्योंकि उस राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पालकी में बैठकर वहां से जा रहे थे। यह सब देखने के बाद फूलवंती को बहुत ही इंसल्ट फील होता है, क्योंकि उस शास्त्री के लिए फूलवंती की पालकी को रोक दिया गया था। तभी पंत फूलवंती से कहते हैं कि शास्त्री किसी दूसरे राज्य से कंपटीशन जीतकर आ रहे हैं, और ना चाहते हुए भी फूलवंती शास्त्री को देखने लगती है और शास्त्री भी फूलवंती को देखने लगते हैं। लेकिन शास्त्री उसे इग्नोर कर वहां से चले जाते हैं। यह सब देखकर फूलवंती को और भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही करके कुछ समय बीत जाता है, लेकिन फूलवंती अपना अपमान नहीं भूली थी। वह जल्द से जल्द शनिवाड़ा में जाकर डांस करना चाहती थी। इसीलिए पंत से पूछती है कि जब वह शनिवाड़ा में जाकर डांस करेगी तो उसका डांस देखने के लिए वह शास्त्री वहां पर होंगे कि नहीं। तब पंत फूलवंती से कहता है कि शास्त्री जी डांस और गाने में रुचि नहीं रखते हैं। वह कहता है कि शास्त्री के मुख में सरस्वती और हृदय में लक्ष्मी वास करती है। फूलवंती मानो शास्त्री से बदला लेने के लिए एकदम व्याकुल हो रही थी। तभी हमें शास्त्री जी का घर दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी जो अपनी माँ के साथ उसी घर में रहती है। उनका घर चारों तरफ से खुशहाल था। कुछ दिनों बाद फूलवंती पंत से कहती है कि वह मस्तानी की हवेली देखना चाहती है, जहाँ पर वह रहकर नृत्य किया करती थी। पंत फूलवंती को उस महल में लेकर जाता है। फूलवंती मस्तानी के घुंघरू को देखकर रोने लगती है और उसे शीशे में मस्तानी की छवि देखकर वहीं पर डांस करने लगती है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह अकेले ही डांस कर रही होती है। उसके बाद हम शास्त्री जी को देखते हैं जो एक कंपटीशन जीत कर आए थे और सभी लोग उनको बधाई दे रहे थे। उसके बाद फूलवंती का डांस था, इसीलिए शास्त्री जी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन फूलवंती सरस्वती वंदना करने लगती है, इसीलिए शास्त्री जी वहां पर रुक जाते हैं और बैठकर उसका डांस देखने लगते हैं। डांस करते समय फूलवंती शास्त्री को ही देख रही होती है। तभी शास्त्री नाना साहब के कान में कुछ कह देते हैं, जिसको सुनकर गुस्सा आता है और वह सबसे बताती है कि शास्त्री जी ने उसे बेताल बेश्या कहा है। जिसको सुनने के बाद वहां पर बैठे सभी लोग हैरान थे, क्योंकि सभी लोगों को शास्त्री पर भरोसा था कि शास्त्री जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसीलिए सभी लोग फूलवंती पर गुस्सा करने लगते हैं। जब सूबेदार नाना साहब से पूछते हैं कि क्या शास्त्री जी ने आपके कान में फूलवंती को बेताल बेश्या कहा है, तो नाना साहब कहते हैं ज्यादा शोर होने की वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन शास्त्री जी मान लेते हैं कि उन्होंने फूलवंती को बेताल बेश्या कहा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा हमें आगे पता चलेगा। यह सब सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग शास्त्री पर गुस्सा करने लगते हैं और सूबेदार कहते हैं कि फूलवंती शास्त्री जी को जो भी सजा देना चाहती है वह दे सकती है। जिस पर फूलवंती कहती है कि शास्त्री जी ने उसका ही नहीं बल्कि उसके कला का भी अपमान किया है।
इसीलिए वह चाहती है कि एक कंपटीशन रखा जाए। अगर वह डांस में हार गई तो वह शास्त्री के घर आजीवन दासी बनकर रहेगी, लेकिन वह जीत गई तो शास्त्री के पैरों में घुंघरू बांधकर पूरे पुणे में घुमाएगी। शास्त्री जी इस कंपटीशन को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनका भी एक शर्त होता है। अगर फूलवंती डांस करेगी तो पखावज वो बजाएंगे, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्री जी को नाच गाने के बारे में कुछ नहीं आता है और यह बात पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल जाती है। जब यह शास्त्री जी की पत्नी को पता चलती है तो वह बिल्कुल ही घबरा जाती है, क्योंकि वो शास्त्री जी के पैरों में घुंघरू नहीं देख सकती और ना ही अपना स्थान किसी दूसरी महिला को दे सकती है। और वही जब यह बात शास्त्री जी के गुरु को पता चलती है तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि वह एक औरत के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। शास्त्री जी का कहना था कि पता नहीं उनको क्या हो गया था कि उनके मुख से यह शब्द निकल गए। अब उन्हें कंपटीशन करने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। इसीलिए गुरुजी शास्त्री के पास जाने वाले को बुलाते हैं ताकि वह शास्त्री जी को कुछ सिखा सके। दूसरी तरफ हम फूलवंती को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसकी गुरु माँ आती है और फूलवंती से कहती है कि वह शास्त्री को हल्के में न ले और अपनी जोरों शोरों से कंपटीशन की तैयारी करे, जिससे कि वह इस कंपटीशन को जीत जाए। फूलवंती को पूरा विश्वास था कि वह इस कंपटीशन को जीत जाएगी। अगली सुबह यह डिसाइड होता है कि कंपटीशन 1 महीने बाद होगी। दोनों प्रतिद्वंदी जोरों शोरों से अपने कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। इधर शास्त्री जी की पत्नी को बहुत ही टेंशन हो रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। एक दिन शास्त्री जी अपनी पत्नी को लक्ष्मी की जगह फूलवंती कहकर बुलाते हैं। तब वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जब तक उनको अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह समझ गए थे कि उनसे बहुत ही बड़ा पाप हुआ है, इसीलिए वह जाकर नहाने लगते हैं। तभी उनकी पत्नी उनके पास आती है और बोलती है कि उनका हर एक कदम आने वाले भविष्य तय करेगा। इतना कहकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। शास्त्री जी की पत्नी शास्त्री को तिलक लगाकर भेजती है और इधर फूलवंती भी तैयार होकर शनिवाड़े में पहुंचती है। दोनों में कंपटीशन शुरू होता है। डांस करते समय फूलवंती शास्त्री को ही देखती है। कंपटीशन बहुत देर तक चलता है, लेकिन शास्त्री को देखने के चक्कर में फूलवंती अपना स्टेप भूल जाती है, जिससे फूलवंती यह कंपटीशन हार जाती है। वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि शास्त्री जी ने इतने कम समय में ही अभ्यास करके फूलवंती को हरा दिया था। वही फूलवंती अपनी हार स्वीकार करती है और दासी बनकर उनके घर जाने को तैयार हो जाती है। उधर शास्त्री जी की पत्नी उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर रही होती है। तभी उनको पता चलता है कि उनके पति जीत गए हैं। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। जब शास्त्री जी अपने घर आते हैं तो उनकी पत्नी थाली में आरती लेकर तैयार थी, लेकिन शास्त्री जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि उन्हें एक जरूरी काम आ गया है। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। यह सब देखकर उनकी पत्नी को बहुत ही दुख होता है। इधर फूलवंती अपनी हार से बहुत खुश होती है। वह सबसे कहती है कि उनका सामान पैक करें, कल सुबह उसे शास्त्री के घर जाना है। तभी उसकी गुरु माँ फूलवंती को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम शास्त्री के प्यार में पड़कर यह कंपटीशन हार गई हो, जिससे कि हम लोगों का सिर लज्जा से झुक गया है। तभी वहीं पे शास्त्री जी आ जाते हैं और फूलवंती को उसी रात अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। इतना सुनकर फूलवंती के खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वह तैयार होकर उनके साथ जाने लगती है। वह सोचती है कि शास्त्री के हृदय में भी उनके लिए प्यार उमड़ रहा है, इसीलिए वह बहुत ही खुश थी। शास्त्री जी अपने सेवक से कहते हैं कि वह उन्हें शनिवार बाड़ा में लेकर चलें। कुछ देर के बाद वे दोनों शनिवार बाड़ा में आ जाते हैं। शास्त्री जी सूबेदार से कहते हैं कि वे भले ही कंपटीशन जीत गए हो, लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि फूलवंती उसके साथ रहे। शास्त्री जी बताते हैं कि जब उन्होंने फूलवंती को देखा था तो उनके अंदर घमंड और आक्रोश दिख रहा था। इनका घमंड तोड़ने के लिए इसीलिए मैंने इनको बेताल और बेस्या कहा। इसके लिए मैं फूलवंती से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। यह सब सुनकर फूलवंती उनसे और इम्प्रेस हो जाती है। शास्त्री जी उन्हें माफ कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। फूलवंती शास्त्री जी से कहती है कि वह उसे किसी भी हाल में रखेंगे, वह उनके साथ रहने के लिए तैयार है। और सूबेदार भी शास्त्री से कहते हैं कि शर्त के हिसाब से आपको फूलवंती को अपने घर में दासी बनाकर रखना पड़ेगा। अगले दिन फूलवंती तैयार होकर शास्त्री के घर जाने लगती है, लेकिन उसे सभी लोग रोकने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार जब शास्त्री ने आपको क्षमा कर दिया है तो वहां पर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन फूलवंती किसी की भी नहीं सुनती और शास्त्री के घर चली जाती है।
लेकिन जब वह उनके घर में जाती है तो देखती है कि उनका घर खाली पड़ा है। तभी शास्त्री का सेवक फूलमती के पास आता है और उसको एक संदेश देता है। संदेश में लिखा होता है, तुम्हारे शर्त के अनुसार तुम मेरे घर में दासी बनकर रहना चाहती हो, इसीलिए मैं यह घर तुम्हें दे देता हूँ, जिसमें तुम अपनी कला को आगे बढ़ा सकती हो। यह सब सुनकर फूलवंती को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वह शास्त्री से नहीं मिल पाई थी। इधर हम शास्त्री को देखते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर कहीं और जा रहे थे। उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि क्या वह फूलवंती को पसंद करते थे। इतना सुनकर शास्त्री के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी लक्ष्मी उन्हें रोक देती है, क्योंकि वह जानती थी कि उनका जवाब क्या होगा और शास्त्री जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसके बाद शास्त्री और उसकी पत्नी को कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लेते हैं। तभी हम फूलवंती को देखते हैं, जो शास्त्री की याद में वहीं पर डांस करने लगती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।